वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर बता चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स पे। ये थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लेक्चर होगा। और देखो, अगर इस थर्ड लेक्चर में कंप्लीट हो जाती है, वैसे तो मैंने सारा चीज़ लिख दिया है कंप्लीट, यहाँ पे लिख दिया बोर्ड पे मैंने A to Z जितना भी होना चाहिए वो मैंने लिख दिया है। और अगर यहाँ पे थर्ड लेक्चर में चीज़ें हो जाती हैं तो अच्छी बात है। अगर कुछ पॉइंट बचते हैं तो वो हो सकता है आपको फोर्थ पार्ट में आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने कुछ गोल्डन पॉइंट रखे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में पार्ट 3 है, ये गोल्डन पॉइंट कुछ रखे हैं। उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट बचेगा फर्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स, उसको अप्लाइड कैसे करते हैं कुछ पॉइंट्स में। ये भी उसी का पार्ट है, गोल्डन पॉइंट्स का ही, जो हम पढ़ चुके हैं, बस उसको थोड़ा सा समराइज करके लिखे हैं। और इसके बाद बात करेंगे इफिशियंसी ऑफ साइकिल की। इसके बाद हीट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, और ये हम अब उसके बाद बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद हम बात करेंगे एंट्रोपी एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में रिलेशन क्या है। इसके बाद कार्नोट साइकिल क्या होता है, वो ऑपरेट कैसे होता है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, उसकी इफ़िशियंसी क्या होती है, और ये इतना क्यों फेमस है कार्नोट साइकिल, इस पर कुछ थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आगे सबसे पहले से हम गोल्डन पॉइंट पे ही बात कर लेते हैं। तो गोल्डन पॉइंट पे मैंने लिखा है, देखो मैंने लिखा है कि अगर गैस एक्सपैंड करती है, देखो अगर गैस एक्सपैंड करती है तो उसका जो वॉल्यूम होता है इंक्रीज करता है और प्रेशर उसका डिक्रीज करता है। ये लिखा गया है, देखो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है ये। और गैस अगर कंप्रेशन होती है तो वॉल्यूम उसका डिक्रीज होता है और प्रेशर उसका हाई हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस हमने इस तरीके से बना रखे हैं, जैसे कि हमने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम बनाया है। तो देखो इसके इधर जाओगे, अगर इस पॉइंट के इधर जाओगे चीज़ें एक्सपैंड हो रही हैं, अगर इसके इधर जाओगे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। ओके, तो यहाँ से इसके इस पॉइंट के, यानी अगर ये पॉइंट बोलते हैं V1 एट वॉल्यूम V1 से इधर जाओगे तो वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है, इसके पहले जाओगे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। तो अगर हम इस पॉइंट पे जाएँ इससे इधर, ये जो होगा ये है आइसोबारिक प्रोसेस, यानी यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। इस लाइन पे जाते हैं तो ये हो गया आइसोथर्मल, यानी यहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये नीचे वाली जो सबसे गई है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है, यानी यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, जीरो होता है। और हमने ये इसका ग्राफ कैसे बनता है ये हमने पीछे लेक्चर में बता चुके हैं। इसके बाद हमने इधर कंप्रेशन में चलते हैं तो आइसोबारिक सबसे नीचे होता है, फिर आइसोथर्मल होता है, फिर एडियाबैटिक होता है। ये प्रोसेस याद रखना, ऊपर नीचे कौन सा होता है, क्योंकि पेपर में सीधे पूछे जाते हैं, आपको ग्राफ बना दिया जाएगा तो उसमें पूछेगा कि ये आइसोबारिक या आइसोथर्मल या एडियाबैटिक, इनमें से कोई कंपेयर करने के लिए बोल देता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं, इसी की हम सिर्फ बात करते हैं एक्सपेंशन वाले पे। अगर हम एक्सपेंशन वाले प्रोसेस बात करें, देखो ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम बनाया है एक्सपेंशन, यानी ये हो गया आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। तो यहाँ पे देखो, तो मैंने इसके लिखा है प्रेशर फाइनल प्रेशर जो है, अगर हम बात करते हैं फाइनल प्रेशर, ये था इनिशियल प्रेशर, ठीक है। इसके बाद ये हो गया फाइनल प्रेशर इसके लिए, आइसोबारिक के लिए। तो इस वाले पॉइंट पे क्या है, फाइनल प्रेशर सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करें आइसोथर्मल पे, यहाँ पे आ रही है तो इसका प्रेशर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, फिर एडियाबैटिक का उससे और कम हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऑर्डर रखा है आइसोबारिक का सबसे ज़्यादा, आइसोथर्मल का फिर उससे कम, फिर एडियाबैटिक का सबसे कम, ठीक है। अगर हम चेंज इन प्रेशर की बात करते हैं, चेंज इन प्रेशर, इसमें देखो चेंज क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, यानी इसमें सबसे कम होगा, आइसोबारिक पीछे कर दिया। एडियाबैटिक में सबसे ज़्यादा चेंज इन प्रेशर आएगा, इसलिए हमने सबसे आगे, और आइसोथर्मल मिड में रहेगा, ठीक है। इसके बाद वर्क डन की बात कर लेते हैं। वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रेशर जिसका ज़्यादा होगा उसका वर्क डन ज़्यादा होगा, तो आइसोबारिक में सबसे ज़्यादा, फिर एडियाबैटिक में, या हम ग्राफ से भी देख सकते हैं, तो इसका ग्राफ जो आइसोबारिक है सबसे ज़्यादा, फिर आइसोथर्मल का, फिर ये एडियाबैटिक का ये ग्राफ है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कंप्रेशन के लिए। अगर हम कंप्रेशन के लिए बात करते हैं तो ये एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, ठीक है, ये हो गया। अगर हम फाइनल प्रेशर की बात करते हैं तो इसमें सबसे, देखो यहाँ से यहाँ पे गए हैं, फाइनल प्रेशर सबसे ज़्यादा किस पे है, एडियाबैटिक पे, फिर आइसोथर्मल पे, फिर आइसोबारिक पे, ठीक है। वर्क डन की बात कर लेते हैं या चेंज बात करेंगे, तो यहाँ से यहाँ सबसे ज़्यादा चेंज किस में है, एडियाबैटिक में है, फिर आइसोथर्मल में, फिर आइसोबारिक में, ठीक है। इसके बाद वर्क डन क्या होगा, जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा, तो प्रेशर किसका ज़्यादा था, एडियाबैटिक का, तो यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है, ऑर्डर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, ये अप्लाइड कैसे किया गया है, जो प्रोसेस हमने पढ़ा था। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, प्रोसेस के नेम लिख दिया है, यहाँ पे हीट, और यहाँ पे हमने लिखा चेंज इन एंट्रोपी या यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, और यहाँ पे वर्क डन। हमने ये 4 फॉर्मूलाज लिखे हैं, एक एक करके मैंने एक तरीके से समराइज कर लिया। आपको ये फार्मूला अगर याद कर लेते हो, सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर ले हैं साइक्लिक प्रोसेस में। देखो वर्क डन क्या होता है,
साइक्लिक प्रोसेस में जो हीट होता है वर्क डन के बराबर होता है और चेंज इन एंट्रोपी जीरो हो जाता है। और इसमें जो वर्क डन निकालते हैं तो वो एरिया जो क्लोज्ड कर्व के अंदर बनता है तो वो उसका वर्क डन हो जाता है। ठीक है, सिंपल हमने जगह लिख दिया है। आइसोकोरिक में यानी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है इसलिए वर्क डन उसका जीरो हो जाता है और हीट हो जाता है चेंज इन एंट्रोपी के बराबर हो जाता है। और यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी के और इंटरनल एनर्जी जो हो जाती है NCV डेल्टा टी। यहाँ पे देखो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है इसलिए हमको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इसलिए यहाँ पे देखो NCV डेल्टा टी यानी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से ये इंटरनल एनर्जी हो जाएगी जीरो हो जाएगी। इसके बाद हीट की बात कर लेते हैं तो हीट अब W के बराबर हो जाएगा यानी वर्क डन के बराबर। और वर्क डन का फार्मूला होता है इसमें nRT ln में V2/V1 या लिख सकते हैं P1/P2। ठीक है, तो यहाँ से एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट की वैल्यू जीरो हो जाएगी और इंटरनल एनर्जी -W के। और ये ऐसे इस तरीके से एडियाबैटिक में भी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखो आइसोबारिक में जो होगा यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये फार्मूला एक जगह मैंने लिख दिया जो हमने पीछे कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा अगर आप पीछे वाले लेक्चर देखे होंगे तो। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं इफिशियंसी ऑफ साइकिल। यहाँ से थोड़ा नया है इसलिए हम बात कर लेते हैं। देखो इफिशियंसी का हमेशा एक जनरल फार्मूला याद करना। इफिशियंसी होती है आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट। आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट। आउटपुट में हम क्या करते हैं, हमें वर्क डन मिलता है और इनपुट में हम क्या करते हैं, हीट सप्लाइड करते हैं। अगर हम हीट सप्लाइड करते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ फाइनल वर्क हमें मिलता है। तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हीट इंजन। अब हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन क्या करता है, हीट को कन्वर्ट कर देता है वर्क में। हीट को कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिया है, थर्मल रिजर्वायर लिया, थर्मल रिजर्वायर 1, थर्मल रिजर्वायर 2। तो यहाँ पे थर्मल रिजर्वायर का मतलब ये होता है कि एक इनफाइनाइट टेम्परेचर यानी उसमें कितना भी टेम्परेचर आप निकालो या उसके टेम्परेचर कम करो तो उसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसा समझो कोई समुद्र है, समुद्र से 1 बाल्टी पानी निकालो या 10 बाल्टी पानी निकालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके पानी के कैपेसिटी पे। वैसे सेम यहाँ पे भी टेम्परेचर से आप कितना भी हीट लो उसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी ये इनफाइनाइट टेम्परेचर पे है। ठीक है, और ये है कोल्ड टेम्परेचर, ये हॉट पे है, ये कोल्ड पे है। तो यहाँ से हमने किया हॉट से हीट इंजन लगाया और हीट इंजन के जरिए हमने यहाँ से हाई टेम्परेचर से यानी हीट लिया और हीट एनर्जी को, और फिर इसके बाद इससे कुछ वर्क डन हमने करवाया और ये जो हीट जो बची वो कोल्ड थर्मल पे चली गई। क्योंकि यहाँ से हीट लोगे तो इसका क्या होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक वर्क डन में और उसका हीट निकल जाएगा यानी इस थर्मल रिजर्वायर पे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसकी इफिशियंसी की बात करते हैं तो इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट। आउटपुट पे हमने वर्क किया, इनपुट पे हमने Q1 दिया, तो यहाँ से हो गया। अब वर्क डन को क्या लिख सकते हो, देखो वर्क डन को लिख सकते हो यहाँ पे अगर हम Q1 हीट देते हैं तो हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ W प्लस Q2, W प्लस में Q2। तो यहाँ से W लिखोगे तो Q1 माइनस Q2 हो जाए, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। और ये Q जो होता है ऐसा भी समझो इंटीग्रेशन Q डिवाइडेड बाई T ये होता है 0 के बराबर। तो यहाँ पे जो Q और T का जो रिलेशन होता है, Q और T का जो रिलेशन होता है वो सेम होता है। यानी Q जो होगा अगर Q1 होगा तो T1 लिख उठेगा, Q2 जो होगा T2 लिख उठेगा, तो Q1 होगा T1। तो इस तरीके से लिख भी सकते हैं। तो एफिशिएंसी यहाँ से आ गई। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हीट पंप। हीट पंप में ऐसे देखो, हीट पंप में यहाँ पे क्या होता है, लोअर टेम्परेचर से यानी कोल्ड बॉडी से हम हीट लेते हैं। अब देखो कोल्ड बॉडी से अगर आप हीट लोगे तो कोल्ड बॉडी से हीट तो ऐसे अपने आप जाता नहीं है, अगर उससे हीट लोगे तो उस पर आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अगर आप उस पर वर्क करोगे तो ही यहाँ से कोल्ड बॉडी से हीट निकलेगी और हीट निकलेगी तो ये Q1 टेम्परेचर पे चली जाएगी। ठीक है, Q1 हीट से टेम्परेचर T1 पे चली जाएगी। तो यहाँ से अगर हम COP यानी हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यहाँ एफिशिएंसी नहीं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, हीट आउटपुट। यानी देखो इसमें जब हम बात करते हैं हीट पंप में तो हम Q1 पे डिपेंड करते हैं, यानी हमारा जो मेजर होता है हीट करना, हीट पंप में हीट करना। तो यहाँ से हम Q1 पे लेते हैं हमारा, तो Q1 डिवाइडेड बाई वर्क डन। और अगर जब रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं सेम यहाँ पे देखो Q2 से निकला, R पे यहाँ पर वर्क डन किया तो R जो होगा Q2 पे डिपेंड होगा। यानी Q2 पे हमें चीज़ों को क्या करना है, कोल्ड करना है, तो Q2 पे आप डिपेंड करोगे तो यहाँ से Q2 डिवाइड बाई W हो जाएगा, यहाँ पे Q1 डिवाइड बाई W। और W को हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2, यहाँ पे लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। तो यहाँ T1 डिवाइड बाई T1 माइनस T2, यहाँ पे T2 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इन्हीं देखो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर में ये रिलेशन होता है। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ हीट पंप इक्वल टू में 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं।
इसके बाद ये हमने जो तीनों फार्मूला बताए, इसका हीट पंप का और रेफ्रिजरेटर का और ये रिलेशन और ये एफिशिएंसी, ये सारे के सारे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए पॉसिबल है, कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात